हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम पूछा गया है। दोस्तों, पेपर को बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला क्या ऑप्शन दिया है? विराग। दूसरा ऑप्शन है विरक्ति। तीसरा ऑप्शन है तिरोभाव और चौथा ऑप्शन दिया है संशक्ति। तो दोस्तों, अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति। और दोस्तों, ये जो विराग लिखा है, विराग लिखा है जो ये पहले ऑप्शन पे, विराग का विलोम क्या होता है? विराग का विलोम होता है अनुराग। ये चीज भी आप लोग याद रखना, विराग का विलोम होता है अनुराग। और दोस्तों, ये तिरोभाव जो लिखा है, तिरोभाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव का विलोम होता है आविर्भाव। आविर्भाव आप लोग देख लीजिए, आविर्भाव, ये ऐसे, ये तिरोभाव का विलोम होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में मैंने क्या बताया? अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होता है? विरक्ति। ऑप्शन नंबर बी 61 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को पूछा गया है, किस शब्द से जानते हैं देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है गर्भगृह, दूसरा ऑप्शन है भीतरी तल, तीसरा ऑप्शन दिया है अंतःपुर और चौथा ऑप्शन दिया है रनिवास। तो दोस्तों, महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं या किस शब्द से जानते हैं? ये आप लोगों को एक वाक्यांश दिया है, इसके लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतःपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःपुर। और दोस्तों, एक चीज आप लोग और याद रखना कि घर का मुख्य भाग होता है, जो घर का मुख्य भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं गर्भगृह नाम से। यानी कि गर्भगृह दिया है, इसके वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? एक घर का भीतरी भाग, यानी घर का भीतरी भाग कह लें या महल का भीतरी भाग कह लें, कुछ भी कह लें। महल का भीतरी भाग जो होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? गर्भगृह। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं उसको बोलते हैं रनिवास। महल का वह भाग क्या बताया दोस्तों? एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज आप लोग कहीं नोट कर लिया करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं, जैसा कि मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताता हूं कि महल के भीतरी भाग को ही पूछें कि इसका क्या होगा। तो आप लोग जितना भी मैं इनके ऑप्शन को डिफाइन करता हूं वो सारी चीज़ें आप कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, उसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिए। तो महल में जहां रानियां निवास करती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? रनिवास। ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अंतःपुर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही टफ क्वेश्चन भी है। नियम विरुद्ध कामा असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, ये इतना वाक्यांश दिया है यहां से यहां तक। सूची के लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या कहते हैं उसको? पहला ऑप्शन है अपराध सूची, दूसरा ऑप्शन दिया है काली सूची और तीसरा ऑप्शन है अवैध सूची, चौथा ऑप्शन दिया है श्वेत सूची। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काली सूची। यानी कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को के लिए एक शब्द क्या होगा? काली सूची। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा शब्द अहि, अहि का पर्यायवाची नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहि का पर्यायवाची कौन सा है या कौन सा नहीं है? अहि का पर्यायवाची बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग याद रखना। तो यहां लेकिन क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है उरग, दूसरा ऑप्शन है सरीसर्प, तीसरा ऑप्शन है पवनास और चौथा ऑप्शन है सिंधुर।
तो दोस्तों अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिंदूर। ऑप्शन नंबर डी सिंदूर इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों देखा जाए उरग, सरीसृप और पवनास ये अहि के पर्यायवाची हैं। अहि मीन्स क्या होता है, अहि मीन्स होता है सर्प, यानी कि कह लें ऐसे कह लें सर्प के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सर्प के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, अहि, उरग, सरीसृप और पवनास ये अन्य सर्प के पर्यायवाची हैं। ये चीज आप लोग याद रखना। और जो यहाँ पे नहीं पूछा गया था सिंदूर, सिंदूर नहीं है इसका पर्यायवाची, तो लेकिन आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है ये सिंदूर किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों सिंदूर जो है ये हाथी का पर्यायवाची है, सिंदूर का संबंध हाथी से है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिंदूर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कलश का पर्याय है, कलश का पर्याय पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है जल, दूसरा ऑप्शन है कुंभ, तीसरा है पात्र और चौथा है उपस्कर, उपस्कर ये है। इसमें कलश का पर्याय पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुंभ। कलश का पर्यायवाची क्या होता है, कुंभ, ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं वो चीज भी आप कहीं नोट कर लीजिए। कलश के अन्य पर्यायवाची होते हैं, एक तो ये कुंभ तो हो ही गया, दूसरा क्या होगा घड़ा, घट, गगरा, ये अन्य कलश के पर्यायवाची हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों यहाँ पे जो जल है, जल ये किसका है, जल पानी का पर्यायवाची है, ये जल पानी का है, ये चीज भी आप लोग याद रखना, बहुत ईजी है, आप लोग सभी को पता होगा। और जो ये पात्र दिया है ये बर्तन का है पर्यायवाची, बर्तन का पर्यायवाची है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है। पहला ऑप्शन है विदुषी, दूसरा ऑप्शन है विदुषी, तीसरा ऑप्शन है विदुषी और चौथा ऑप्शन है विदुषी। तो कौन सा शुद्ध विदुषी लिखा है ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विदुषी। विदुषी होता है दोस्तों, आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विदुषी का सही शब्द लिखिए या विदुषी को शुद्ध शब्द में लिखिए, ये आप लोगों से बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विदुषी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। अंधे की लकड़ी ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है बैसाखी का सहारा, दूसरा ऑप्शन है अंधे की विशेष छड़ी, तीसरा ऑप्शन है कुमार्ग पर चलना और चौथा ऑप्शन दिया है एक ही सहारा। तो दोस्तों अंधे की लकड़ी ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक ही सहारा। तो क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरा क्या है देखेंगे। चक्कर में डालना, मुहावरा ये दिया है चक्कर में डालना, इसका अर्थ पूछा गया है क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है धोखा देना, दूसरा ऑप्शन है चकित करना, तीसरा ऑप्शन है चक्कर मारना और चौथा ऑप्शन है घुमा देना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चक्कर में डालना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चकित करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चकित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें क्या है लाइन देखेंगे, राधा कृष्णन खाली जगह, स्वाध्याय फिर खाली जगह, फिर आगे है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों सही विकल्पों का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो ये वाक्य दिया है इस वाक्य में उचित विकल्प को चुनकर इस वाक्य को पूर्ण करें। पहला क्या है, पहला ऑप्शन है हमेशा और करता है, यानी कि हमेशा यहां भरा जाएगा, करता है ये पहला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन दिया है हमेशा और करते थे, अगला ऑप्शन है हमेशा करती है और अगला ऑप्शन दिया है हमेशा करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
यानी कि यहां पे भरा जाएगा हमेशा, यहां पे भरा जाएगा हमेशा, हमेशा, और यहां पे भरा जाएगा करते थे, करते थे। लाइन क्या हो जाएगी देखेंगे दोस्तों, राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे, ये पूरी लाइन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहां भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लाइन देखेंगे क्या है, वैदिकी हिंसा खालिस्तान न भवति, ये संस्कृत की लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों। वैदिकी हिंसा खालिस्तान न भवति, नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। ये एक नाटक है, इसके शीर्षक को, नाटक का एक शीर्षक है ये, वैद की हिंसा फिर खालिस्तान न भवति। इस नाटक के शीर्षक को पूर्ण करना है। पहला ऑप्शन दिया है अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है पीड़ा, तीसरा ऑप्शन है जन और चौथा ऑप्शन दिया है हिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंसा। यानी कि यहां पे भरा जाएगा हिंसा, यहां पे भरा जाएगा हिंसा। पूरा शीर्षक क्या हो जाएगा देखेंगे, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये पूरा शीर्षक हो जाएगा, एक नाटक का ये शीर्षक है, ये पूरी लाइन हो जाएगी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। इसमें वाक्य का भेद बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है। वाक्य क्या दिया है देखेंगे दोस्तों, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये वाक्य पूरा दिया है। पहला ऑप्शन दिया है सरल वाक्य है, दूसरा ऑप्शन है आश्रित वाक्य है, तीसरा वाक्य है ऑप्शन है संयुक्त वाक्य है, या चौथा ऑप्शन दिया है मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 71 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि यह वाक्य मिश्र वाक्य है। दोस्तों थोड़ा आप लोग समझ लीजिए वाक्यों के बारे में। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ये चीज आप लोग याद रखना कि रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कैसे होते हैं, जैसे मोहन पढ़ता है, और संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, जैसे वह खाना खाया और बाजार चला गया। और जो मिश्र वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके लिए एक उदाहरण ये है कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, जैसे ये वाला आपका दिया है ऑप्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ये वाक्य है ये वाक्य मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य को इसमें आपको चुनना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य लिखा है। पहला ऑप्शन दिया है कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। अगला ऑप्शन दिया है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। अगला ऑप्शन दिया है शोभना बहुत मीठा गाती है। अगला ऑप्शन है मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। तो दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य दिया है। अब आप लोगों को ये देखना है कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा, इसका शुद्ध रूप होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। यानी कि यहाँ पे ये अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा अनेक, यहाँ पे होगा अनेक। तो ये इसका पूरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी जो ये तीनों वाक्य दिए हैं ये आपके बिल्कुल ठीक लिखे हैं। पहला ऑप्शन गलत था, आपसे क्वेश्चन में अशुद्ध ही पूछा गया था, यानी कि पहला गलत आपको चुनना था। कौन सा अशुद्ध है, कृष्ण जी के अनेकों नाम है। और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, कृष्ण जी के अनेक नाम है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है श्रद्धाधनानंद, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रद्धाधन आनंद, तीसरा ऑप्शन दिया है श्रद्धन द्वनंद और अगला ऑप्शन दिया है श्रद्धधन आनंद। तो दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धाधन आनंद।
श्रद्धा धन आनंद, ये इसका संधि विच्छेद होता है। और एक चीज आप लोग दोस्तों ध्यान रखिए, जो इसमें संधि अगर पूछ देता कि संधि कौन है, तो दोस्तों इसमें स्वर संधि है, और स्वर संधि के अंतर्गत भी इसमें कौन सी स्वर संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। यानी कि श्रद्धानंद में श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होता है, श्रद्धा धन आनंद। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत भी इसमें कौन सी स्वर संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द का समास पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में महात्मा में कौन सा समास होगा, तो महात्मा में समास होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास होगा, महात्मा में कर्मधारय समास होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं, आप सभी उससे परिचित होंगे। जैसे नील गगन, इसमें भी कर्मधारय समास है। अगला जैसे ऑप्शन है कमल नयन, इसमें भी कर्मधारय समास है। अगला एक उदाहरण है चंद्रमुख, इसमें भी कर्मधारय समास है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में क्वेश्चन क्या था, महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में एक समास होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों भाई बहन में कौन सा समास होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें समास होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा। इसका विग्रह क्या होगा, भाई बहन का भाई और बहन, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, भाई और बहन। और इसके अन्य उदाहरण क्या होंगे, जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य जैसे लिखा होता है पाप और ऐसे डैश लगा के पुण्य, ये लिखा होता है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। और दोस्तों जैसे लिखा होता है राजा प्रजा, राजा और प्रजा, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 भाई बहन में कौन सा समास था, कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, देखेंगे। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिखलाती सी पगली सी देती फेरी। ये लाइन दी है, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया है इसमें। पहला ऑप्शन दिया है रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा ऑप्शन दिया है विभावना अलंकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है ये भी आप लोग जान लीजिए। वैसे तो मैं ये चीज़ आप लोगों को पिछले प्रैक्टिस सेटों में बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो लोग भी देख ले। उपमा अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है, जहाँ उपमेय व उपमान की समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। इन पंक्तियों में क्या है कि इन पंक्तियों में प्रतिध्वनि जो है, ये प्रतिध्वनि जो प्रयुक्त हुआ है ये उपमेय तथा ये पगली सी, पगली सी का मतलब क्या होता है, पागल औरत। पगली सी यहाँ पागल औरत से तात्पर्य है, तो पगली सी यहाँ पे उपमान है। तो दोस्तों जो ये लाइन है ये उपमा अलंकार की लाइन है। तो दोस्तों उपमा अलंकार की डिफिनीशन मैंने क्या बताई, जहाँ पे उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पीपर पात सरिसमन डोला में उपमेय क्या है, में उपमेय क्या है पूछा गया है। अब आप लोग पहले एक चीज़ यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जो ये उदाहरण दिया है ये किस अलंकार का है। तो दोस्तों ये उदाहरण भी उपमा अलंकार का है। पीपर पात सरिसमन डोला ये बहुत ही फेमस उदाहरण है उपमा अलंकार का, लेकिन यहाँ पे अलंकार आपसे नहीं पूछा गया है। यहाँ से क्या पूछा गया है कि इसमें उपमेय क्या है, उपमेय पूछा गया है क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है पीपर पात, दूसरा ऑप्शन दिया है सरिस और तीसरा ऑप्शन दिया है मन, चौथा ऑप्शन दिया है डोला। तो दोस्तों यहाँ पे उपमेय क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 77 में उपमेय होगा ऑप्शन नंबर सी, मन। ये उपमेय हो जाएगा मन। और दोस्तों उपमान क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा पीपल के पत्ते। ये पीपर पात जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये हो जाएगा इसमें उपमान। ये चीज भी आप लोग याद रखना।
और दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखिए कि जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखिए। उपमा अलंकार के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप लोग ये देख लीजिए, मन। इसमें उपमेय पूछा था, इसका हो जाएगा मन। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। वे कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों उपमा अलंकार के? पहला होता है उपमेय, पहला होता है उपमेय, उपमेय। दूसरा क्या होता है, उपमान, दूसरा होता है उपमान, उपमान। तीसरा होता है समान धर्म या गुण, कह लें, तीसरा होता है समान धर्म या गुण, समान धर्म या गुण। और चौथा क्या होता है, चौथा होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द। तो ये उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखना। कहीं कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार, अगर ज्यादा पेपर टफ बनाने की कोशिश करेंगे तो पूछ सकते हैं कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। तो दोस्तों उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, आप लोग याद रखना। कौन कौन से वो अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है समान धर्म या गुण, और चौथा होता है वाचक शब्द। ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर पास सरिस मंडोला में उपमान क्या है पूछा गया है, तो उपमान यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, मन। उपमान यहाँ ऑप्शन नंबर सी, मन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक। आपका एक गद्यांश दिया है और उसको पढ़ के आप लोगों को आंसर देने हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताता हूं, आप लोग गद्यांश की प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, क्योंकि परीक्षा में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन वहां से जरूर बनेंगे। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये गद्यांश में लिखा होगा कहीं। पहला ऑप्शन दिया है 7 मई 1861 में कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 1861 गुजरात में, तीसरा ऑप्शन दिया है 14 नवंबर 1869 इलाहाबाद में, और चौथा ऑप्शन दिया है 5 सितंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में। तो देख लेते हैं गद्यांश में इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म ये दिया है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 18 मई 1861 कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था, यानी कि 7 मई 1861। देखते हैं ऑप्शन दिया होगा, ये दिया है 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था, तो इनका जन्म पूछा गया। तो ऐसे ही आपको वहाँ से पैसेज पढ़ के आंसर टिक करने रहेंगे, तो आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। उनके माता पिता कौन से समाज के नेता थे? उनके माता पिता कौन से समाज के नेता थे, ये पूछा गया है। तो पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है सत्यशोधक समाज, चौथा है रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के माता पिता जो थे वो किस समाज के थे, वो ब्रह्म समाज के थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन जी, तो चौथा है सरोजिनी नायडू जी। तो दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। जन गण मन किसने गाया है, इसके रचनाकार कौन है, गाया नहीं सॉरी दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और इसके 20 क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने अधिक से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षा जल्द ही होने की संभावना है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो जारी हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों से होकर गुजरेंगे, उतनी ही आपकी परीक्षा में मार्किंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किट परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।